गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए प्रथम वर्ष के प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और भौतिक भूगोल में हम पढ़ रहे हैं इमानी के कार्य और उससे उत्पन्न स्थलाकृतियों के बारे में देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इमानी क्या है और ये किस प्रकार से कार्य करती है। तो देखिए, इमानी क्या होती है कि बर्फ़ का एक बहुत बड़ा समूह जो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ढाल के सहारे नीचे की ओर खिसकता है, गतिशील रहता है, उसको इमानी कहते हैं। और ये जो इमानी है, यद्यपि इसकी गति बहुत कम होती है लेकिन इसकी गति होती अवश्य है। और इस गति के कारण ही यह धरातल पर कई प्रकार के कार्य करती है। जैसे कि नदी कार्य करती है, वैसे ही यह भी परिवहन का कार्य भी करती है, अपर्दन का कार्य भी करती है और निक्षेपण का कार्य भी करती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हिमानी के बारे में जो है वो दो विपरीत विचारधाराएं हैं। एक वर्ग ये कहता है भी इमानी अपर्दन का कार्य नहीं करती, या इमानी पूर्व निर्मित जो स्थलाकृतियाँ होती है, नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं, उन्हीं को परिवर्तित करके और नवीन स्थलाकृतियाँ सृजित कर देती है। यानी उनको केवल मॉडिफाई करने का कार्य करती है, परिवर्तित करने का कार्य करती है। दूसरा वर्ग, जिसमें रेमजे और टिंडल महोदय प्रमुख हैं, वे ये कहते हैं कि इमानी अपर्दन का एक सक्रिय कारक है और इमानी न केवल पूर्व निर्मित स्थलाकृतियों को परिवर्तित करने का कार्य करती है, अपितु नवीन स्थल रूपों के सृजन का, नवीन स्थलाकृतियों का निर्माण भी करती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वास्तव में इमानी किस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है और किस प्रकार से करती है, इस बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। तो इमानी जो है वो बर्फ़ की वह राशि जो भूतल पर अपने संचित स्थान से सने सने सरकती रहती है या खिसकती रहती है, उसको हम इमानी या हिमनद कहते हैं। अब एक स्नो लाइन होती है, हिम रेखा, यानी हिम क्षेत्र की जो निम्नतम सीमा रेखा जो होती है उसको स्नो लाइन बोलते हैं। यानी इससे नीचे बर्फ़ नहीं पाई जाती और इससे ऊपर सदैव बर्फ़ जमी रहती है। तो ये ऋतु के अनुसार खिसकती रहती है, कभी अधिक ऊंचाई पर चली जाती है, कभी नीचे की ओर खिसक जाती है। तो ये सर्दियों में जैसे इसकी ऊंचाई कम होती है, उसी प्रकार गर्मियों में इसकी ऊंचाई अधिक हो जाती है। अब इमानी के कुछ प्रकार देखते हैं। तो उसमें जैसे एक तो है हिम टोपी, आइस कैप, यानी जो ऊंचे पर्वतों की चोटियाँ होती हैं उनके ऊपर सदैव बर्फ़ जमी रहती है, उसको हम हिमचोटी के नाम से संबोधित करते हैं। फिर हिम चादर या आइस शीट। तो जो महाद्वीपों के विस्तृत क्षेत्र होते हैं उनके ऊपर इमानी का जमाव हुआ रहता है। वो एक प्रकार से दूर से देखने से बर्फ़ की चादर के समान दिखती है, तो उसको हम हिम चादर के नाम से जानते हैं। अब है पर्वतीय या घाटी हिमनद। तो पर्वतीय हिमनद यानी ऊपर से जब पर्वतों से नीचे की ओर खिसकते हैं हिमनद, तो वे अक्सर घाटियों से होकर के ही प्रवाहित होते हैं या घाटियों से होकर के ही खिसकते हैं। तो इनको हम घाटी हिमनद भी कहते हैं, पर्वत हिमनद भी कह सकते हैं। अब है गिरिपदीय हिमानी या पिडमोंट ग्लेशियर। तो गिरिपदीय हिमानी जो होती है वो पर्वतों की तलहटी में पाई जाती है। यानी ऊपर से जब हिमनद खिसकते हुए और नीचे की ओर आ जाते हैं, पर्वतों की तलहटी में आ जाते हैं, तो ऐसे हिमनदों को हम गिरिपदीय हिमनद के नाम से संबोधित करते हैं। इसके पश्चात में हम देखते हैं ढाल के बारे में। तो जो हिमावरण की मोटाई है, मतलब इसकी गति किस बात पर निर्भर करती है, तो वो इस बात पर निर्भर करती है कि ढाल कितना है और हिमावरण की मोटाई कितनी है, इसकी थिकनेस है वो कितनी है। और अधिक मोटा होने पर गति अधिक रहती है क्योंकि इसका भार अधिक होता है, अधिक मोटा होने पर, और भार अधिक होने की वजह से गुरुत्वाकर्षण बल के सहारे ये तेज़ी से आगे की ओर खिसकती है। फिर उसमें दबाव किस प्रकार से है, दबाव कितना पड़ रहा है ऊपर से, और जल की मात्रा कितनी है, जल की मात्रा अगर अधिक है तो इसकी गति भी अधिक होगी। तापक्रम कितना है, तापक्रम अधिक है तो इसकी गति भी अधिक होगी। और इमोड की मात्रा कितनी है, यानी इमोड की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो इसकी गति कम होगी, क्योंकि ये इमोड जो है वो गति को अवरोधित कर देता है। तो इस प्रकार से ये इमानी की गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अभी हम देखते हैं इमानी के कार्य और उत्पन्न स्थलाकृतियाँ। तो इसमें सबसे पहले इमानी का अपर्दनात्मक कार्य और इससे निर्मित भूदृश्य देखते हैं। सबसे पहले यू आकार की घाटी। तो नदी निर्मित जो घाटी है उसको ग्लेशियर, घाटी को ग्लेशियर खिसक कर
चौड़ी करके यू आकार की बना देते हैं। यानी नदी के द्वारा हम सामान्यतः ये मान के चलते हैं कि नदी वी आकार की घाटी बनाती है, और जब इसमें से हिमनद खिसकते हैं तो इनकी चौड़ाई अधिक हो जाती है और इसका आकार पूर्व में जो वी आकार होता है वो यू आकार ले लेता है। तो इस प्रकार से उसको यू आकार की घाटी बोलते हैं, जिसका निर्माण की हिमानी के द्वारा किया जाता है। अब है लटकती घाटी। तो यू आकार की जो मुख्य गहरी घाटी होती है उसमें सहायक हिमानी की घाटी लटकती हुई प्रतीत होती है, उसको लटकती हुई घाटी कहते हैं। अब इस संबंध में भी कई विपरीत मत हैं। कुछ विद्वानों का ये मत है कि जो बड़ी मुख्य घाटी होती है उसका निर्माण नदी के द्वारा किया जाता है, और जो छोटी घाटी, जो लटकती घाटी होती है, वो ऐसी नदियों के द्वारा बनाई जाती है जिनमें कि हिम के टुकड़े, बर्फ़ के टुकड़े अधिक आते हैं, और बर्फ़ के टुकड़े अधिक आने के कारण वो ज़्यादा अपरदन नहीं कर पाती, जिससे कि वो घाटी कम गहरी हो पाती है। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि मुख्य घाटी नदी के द्वारा बनाई हुई होती है और जो लटकती घाटी है वो हिमानी के द्वारा बनाई हुई होती है। तो यानी इस बारे में भिन्न भिन्न मत प्रचलित हैं। विवादों से बचने के लिए हम यही मान के चलेंगे कि जो लटकती घाटी है उसका निर्माण भी हिमानी के द्वारा ही किया जाता है, और मुख्य हिमानी की सहायक हिमानी के द्वारा लटकती घाटी का निर्माण किया जाता है। आगे हिमगैवर या सरक्यू या कोरक्यू, ये हिमानी के अपरदन से गहरी आराम कुर्सी श्री की आकृति बन जाती है। यानी एक प्रकार से जब हिमानी आगे बढ़ती है तो अपने जो तल को है वो खुरचते हुए चलती है, और इस क्रम में वो नीचे से मतलब पहाड़ी को काटती है, और पहाड़ी को काटते हुए आगे की ओर बढ़ती है तो कुछ आराम कुर्सी के सरीखे आकृति बना देती है, जिसको भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। सरक्यू या कोरिक्यू बोलते हैं, कई इसका केरेन भी बोलते हैं। इस प्रकार से इसके भिन्न भिन्न नाम भिन्न भिन्न देशों में प्रचलित हैं, और ये आराम कुर्सी के सरीखे एक आकृति होती है। इसमें जो इसका एक चबूतरा भी होता है, सड़क का चबूतरा बोलते हैं, और उस चबूतरे में कई बार जल भर जाने से झील बन जाती है, तो जिसको सड़क झील या टारन झील या इस नाम से जाना जाता है। और इसका जो लंबवत खड़ा भाग होता है जिसको कि सड़क की दीवार, वाल के नाम से हम जानते हैं। तो इस प्रकार की आकृति हिमानी के द्वारा बनाई जाती है। अब है हिम सुरंग व पुच्छ। तो जब हिमानी के सम्मुख कोई कठोर चट्टान आती है बेसाल्ट की, तो असमान कटाव से सुरंगनुमा ढाल के रूप में खड़ी रह जाती है ये आकृति। देखिए, कोई कठोर चट्टान आती है, हिमानी उसके ऊपर चढ़ती है, कुछ उसको काट देती है, लेकिन कुछ वो सींग के समान में खड़ी रह जाती है, जिसको पूरा नहीं काट पाती है हिमानी। लेकिन आगे जब हिमानी उस कठोर चट्टान से नीचे उतर जाती है तो अपरदन अधिक करती है, लेकिन वो जो सुरंग जो है उसकी सीध में आगे कुछ एक ऐसी आकृति दिखाई देती है कि जहाँ हिमानी ने अपरदन कम किया है या बहुत ही कम अपरदन किया है, जिसकी वजह से एक पूंछ के समान आकृति बन जाती है। तो ऐसी आकृति को पूंछ के नाम से जानते हैं, और जो सामने जो खड़ी आकृति होती है उसको सुरंग के नाम से जानते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया हुआ है। और उसके बाद में हॉर्न या गिरी सुरंग बोलते हैं इसको। तो ये क्या है, जब कठोर शैलखंड के चतुर्दिक हिमगैवर अपरदित होकर के गहरे हो जाते हैं, यानी चारों ओर हिमगैवर बन जाते हैं और बीच में एक सींगनुमा आकृति खड़ी रह जाती है, तो उसको हम हॉर्न या गिरी सुरंग के नाम से जानते हैं। आल्प्स पर्वत में एक मेटर हॉर्न है जो काफ़ी प्रचलित है, तो इस प्रकार से ये हॉर्न बनते हैं। इसके बाद में सरक झील या टारन झील। तो ये देखिए, जब हिमगैवर के गर्त में पानी भरने पर एक झील बन जाती है, उसको हम सरक झील के नाम से बोलते हैं। अरेत या तीक्ष्ण कटक, अरेती भी बोलते हैं इसको, यानी जब किसी पहाड़ी के दोनों ओर सरक बन जाते हैं तो बीच की जो पहाड़ी है वो आरी के समान तीखी हो जाती है, तो तीक्ष्ण हो जाती है बहुत ही। तो इस प्रकार की जो आकृति होती है उसको अरेत या तीक्ष्ण कटक के नाम से हम जानते हैं। कोल या दर्रा, तो ये किसी पहाड़ी के दोनों तरफ विकसित हिमगैवर जब आपस में मिल जाते हैं तो वह हिमनद दर्रा या कोल कहलाता है। यानी जब कोई पर्वत श्रेणी है उसके दोनों ओर हिमगैवर बन गए और परस्पर ये जब मिल जाते हैं तो यानी एक रास्ता बना देते हैं, एक प्रकार से एक दर्रा बना देते हैं। इस प्रकार की आकृति को कोल या दर्रे के नाम से जानते हैं। प्राचीन काल में ये पर्वत श्रृंखलाओं के आर पार व्यापार की सुविधा जो है बहुत ही उत्तम रूप से उपलब्ध करवाते थे। तो इस प्रकार के कई दर्रे भारत की जो हिमालय पर्वत श्रेणी है उसमें बहुत सारे बने हुए हैं, जो जिला, बुर्जिल, सिपकिला, बड़ाला, चाथागाला, लिपुलेखला, इस प्रकार के दर्रे बने हुए हैं।
और जो विदेशी आक्रमणकारी आते थे वो भी दर्रों से होकर के ही आते थे, क्योंकि पर्वत श्रेणी के आर पार आवागमन का रास्ता दर्रा ही प्रदान करता था। जो खैबर दर्रा है, जो भारत के पश्चिमी भाग में जो है अफ़गानिस्तान की जो पर्वत श्रेणियाँ है, ये जो सुलेमान कृथर वगैरह की, तो इन पर्वत श्रेणियों से आवागमन का रास्ता यही प्रदान करता था। इसके पश्चात में है मेषशिला, हिमनदी है, हिमद्वीप या नूनाटक। तो हिमद्वीप या नूनाटक एक्चुअली क्या है कि जब पर्वत जब मतलब हिमानी दूर दूर तक विस्तृत हिमानी है और उसमें छोटे छोटे टीले से दिखाई देते हैं, जब पर्वत सरीखे टीले दिखाई देते हैं छोटे छोटे पर्वत से, यानी मगरी सी दिखाई देती है, और ये ऊपर उभरे हुए होते हैं, यानी एक प्रकार से ये घर्षित होकर के और ऊपर से ये गोल बन जाते हैं। तो इस प्रकार के जो टीले होते हैं विस्तृत हिम मैदान में, इनको हिमद्वीप या नूनाटक के नाम से जानते हैं। मेषशिला या बेडपीट शैल यह जब हिमानी द्वारा अपर्दित शैल खंड दूर से बेड की पीठ जैसा दिखाई देता है तो उसे मेषशिला कहते हैं। यानी जब कठोर चट्टान है उसके ऊपर हिमानी चढ़ती है तो उसको एक तरफ से वो उसका जो ढाल है वो तीक्ष्ण ढाल हो जाता है जब वो चढ़ती है तो जब चढ़ती है तो वो मंद ढाल से चढ़ती है, और जब नीचे उतरती है तो तेज़ी से, चूँकि गति भी अधिक होती है, ढाल अधिक होने के कारण वहाँ वो ज़्यादा अपर्दन नहीं कर पाती, तो इस कारण से असमान ढाल बन जाता है। इस प्रकार की आकृति को बेडपीट शैल के नाम से या मेषशिला के नाम से जानते हैं। हिमसोपान या ग्लेशियर स्टेरवे, यानी जब हिमाच्छादित ढालों पर एक के बाद एक सर्क बनते जाते हैं तो विशाल सीढ़ीदार सोपान सदृश दिखाई देते हैं। इन सोपानों के गर्तों में जल भरने से पेटर्नोस्ट झील बनती है। यानी जब बड़े बड़े सीढ़ियाँ सी बन जाती है, और ये ऐसी सीढ़ियाँ होती है जैसे दैत्यों के प्रयोग करने की सीढ़ियाँ रही हो कभी, तो इस प्रकार की आकृति हिमानी के द्वारा जब बना दी जाती है, कई जब हिमगैवर बनते हैं, पहले हिमगैवर बना उसके ऊपर और हिमगैवर बन जाता है, तो इस प्रकार से होने से ये हिम सोपान बन जाते हैं। शैल अब हिम सोपान का जो चबूतरा होता है या जो नीचे का भाग होता है उसके ऊपर कई बार एक झील भी बन जाती है पानी इकट्ठा हो जाने से, तो ऐसी झीलों को पेटर्नोस्ट झीलों के नाम से जाना जाता है। अभी है शैल बेसिन। तो शैल बेसिन हिमाच्छादित पर्वतीय क्षेत्र में हिमानी अपरदन से निर्मित गड्ढों में हिमजल भर जाता है, जो कि जिसके सूखने पर शैल बेसिन बनती है। यानी गड्ढों में पानी भरा हुआ है और जब ये पानी सूख जाता है तो ये एक प्रकार से शैल बेसिन बन जाती है। अब यह फ्योर्ड। तो फ्योर्ड ध्रुवीय एवं उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में कटे फटे किनारे वाली हिमानी निर्मित घाटियों को फ्योर्ड कहा जाता है, जो समुद्र में डूब जाती है। ये कटे फटे खड़े ढाल वाली फ्योर्ड खाड़ियों में अच्छे पोताश्रय की सुविधा उपलब्ध होती है। यानी हिमानी निर्मित घाटियाँ होती है जो कि वर्तमान में समुद्र में डूब गई है। तो जब इनको हम देखते हैं तो इनकी आकृतियाँ कुछ इस प्रकार की होती है, जिसकी घाटी नुमा नज़र आती है, ये हिमानी की घाटी की सदृश दिखती है, तो ऐसी आकृतियों को फ्योर्ड कहते हैं। अब जो है वो हिमानी का निक्षेपण कार्य है, तो इसके बारे में हम देख रहे हैं। हिमानी के निक्षेपण कार्य में ये हिमानी जो कंकड़ पत्थर और हिमोड अपने साथ में बहा कर लाती है या खिसका कर लाती है, इसका कई जगह जमाव करती है। तो देखते हैं कौन सी जगह किस किस प्रकार से ये जमाव करती है। तो पहला है पार्श्ववर्ती हिमोड या लेटरल मोरेन्स। इसमें क्या है, मोरेन का जमाव हिमनद के किनारे रेखात्मक रूप में होता है। तो यानी जब रेखात्मक रूप में किनारों पर जमा हो जाता है उसको पार्श्ववर्ती हिमोड कहते हैं। मध्यवर्ती हिमोड यानी दो हिमानियों के मिलने से उनके पार्श्ववर्ती हिमोड मध्यस्थ हिमोड की रूप ले लेते हैं। यानी दोनों के किनारे जो मिलते हैं उन किनारों के मोरेन्स जो है वो बीच में आ जाते हैं, तो इनको मध्यवर्ती हिमोड कहते हैं। अब यह तलस्थ हिमोड या ग्राउंड मोरेन, यानी हिमानी की तली में जमा होने वाला जो हिमोड है उसको तलस्थ हिमोड कहते हैं। और अब है अंतस्थ हिमोड या टर्मिनल मोरेन्स, यानी हिमानी का अग्र भाग पिघलने पर उसके आगे चलने वाला जो हिमोड होता है वो वहीं पे जमा हो जाता है, तो इसको अंतस्थ हिमोड या अंतिम हिमोड के नाम से जानते हैं। तो आज के चैप्टर में हम इतना ही देखेंगे, बाकी अगली क्लास में। धन्यवाद।